नमस्कार साथियों, अखंड भारत अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। भारत का भूगोल में मिट्टी को देखेंगे, मिट्टी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को। तो सबसे पहले काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी का अन्य नाम है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चरनोजेम। काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है और काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, जिस कारण उसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्ष अपरदन के कारण होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपरदन के कारण होता है। विस्तार क्षेत्र काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग। दक्कन ट्रैप के ऊपरी भाग में काली मिट्टी पाया जाता है। और दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग में कौन सा क्षेत्र आता है? भारत का कौन सा क्षेत्र आता है जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आता है। यानी दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग में काली मिट्टी है। और दक्कन ट्रैप का ऊपरी भाग किस एरिया को कहा जाता है, किस क्षेत्रों को कहा जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार कितना, मतलब इस क्षेत्र में जो काली मिट्टी है कितना है, मतलब इसका एरिया कितना है, विस्तार कितना है? तो विस्तार 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब जो राज्य में है ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर है। काली मिट्टी की विशेषता क्या विशेषता है? काली मिट्टी की विशेषता है इसमें अधिकता है क्या चीज़ का? लोहा का, चूना का, कैल्शियम का, पोटास का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का। यानी काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी ये सब अधिक पाया जाता है काली मिट्टी में। और कमी होती है, यानी काली मिट्टी में कम क्या चीज़ पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ, इन सब की कमी होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में ये सब कम पाए जाते हैं। काली मिट्टी का रंग का कुछ क्या कारण है? काली मिट्टी का रंग काला जो है, काली मिट्टी का रंग काला होने का कारण है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति काली मिट्टी के काला होने का कारण है। कपास की खेती के लिए अधिक उपयोग होती है काली मिट्टी, जिस कारण उसको कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर? झारखंड में, राजमहल की पहाड़ी प्रदेश में झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है। और लावा मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार क्षेत्र में लावा मिट्टी पाई जाती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मिट्टी काली मिट्टी है। काली मिट्टी अपने अंदर पानी को, नमी को ज़्यादा रख पाता है। क्रेब्स के अनुसार
रेगुर मिट्टी अनिवार्यता है एक परिपक्व मिट्टी। एक परिपक्व मिट्टी है रेगुर मिट्टी। किसके अनुसार? क्रेब्स के अनुसार। टेपियोका और काजू। टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लेटेराइट मिट्टी में। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी के लाल होने के कारण है लौह ऑक्साइड। लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण इसका रंग लाल होता है। वह मिट्टी जो लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर हो जाती है उसे कहते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम और परंतु सूखने पर अधिक कड़ी यानी ढेलेदार हो जाती है, वह मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सूखने पर ढेला बन जाता है, कठोर हो जाता है और भीगने पर मुलायम हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी का अध्ययन सर्वप्रथम बकानन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में किया गया था। लेटेराइट मिट्टी का अर्थ है लेटर, जो लिटिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट। क्योंकि लेटेराइट मिट्टी सूखने के बाद एक बहुत हार्ड हो जाता है, ईंट के जैसा। तो इसीलिए इसको लिटिल भाषा के शब्द लेटर के नाम पर इसका नाम लेटेराइट पड़ा है। लेटेराइट मिट्टी की विशेषता है उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेष मिट्टी होती है ये। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण तीव्र निक्षालन से होता है। तीव्र निक्षालन के फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा से होता है। लेटेराइट मिट्टी में खनिज तत्व पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। कौन सा? लेटेराइट मिट्टी में जो खनिज तत्व जो पाए जाते हैं ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और कम मात्रा में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में। क्या कम मात्रा में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी में। यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कम मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्व की कमी लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती है। विस्तार, इसका विस्तार, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार, आइए विस्तार देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार केरल के मालाबार तट पर है। दूसरा महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका विस्तार क्षेत्र केरल और महाराष्ट्र के अलावा पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय, पश्चिमी घाट पर भी है। यानी लेटेराइट मिट्टी का तो क्षेत्र है वो पूरा केरल का मालाबार तट है। सबसे ज़्यादा यहीं पर लेटेराइट मिट्टी पाए जाते हैं केरल में, लेकिन दूसरा महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। दूसरा मतलब इसका जो क्षेत्र के हिसाब से दूसरा जो हिस्सा है महाराष्ट्र में है, लेकिन इसका विस्तार केरल और महाराष्ट्र के अलावा पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पश्चिमी घाट पर भी लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी नंबर 3 में दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी यानी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जल के द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा। इसका क्षेत्रफल है
लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्र है लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। देश का जो पूरा क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 33.5% भाग में ये मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। इसका विस्तार, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ये पंजाब से असम तक मैदानी भाग में तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक है। इसका विस्तार पंजाब से असम तक ये मैदानी क्षेत्र में है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। और ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों तक भी फैला है। घाटियों में भी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों और अपसारी साग झाग द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा होता है। इसका रंग हल्का धूसर से भरमी धूसर के मध्य होता है। किसका ये होता है? जलोढ़ मिट्टी का। इसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। नाइट्रोजन, ह्यूमस ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ या दोमट मिट्टी में उगने वाले प्रमुख फसलें हैं चावल, चना, कपास, तिलहन, गेहूँ, मक्का, जूट, फल, सब्जियां आदि। इसके निर्माण के समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी को इसके निर्माण के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जिसे कहते हैं जलोढ़ या खादर मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी, भाबर मिट्टी। तो बारी बारी सबको देखते हैं। नवीन जलोढ़ या खादर में इसका जल धारण क्षमता अधिक होती है, प्रकृति के कारण सदैव उर्वर रहती है। इसका विस्तार नदी के बाढ़ का मैदान क्षेत्र होता है। नदी में बाढ़ आने के कारण, नदी में पानी ज़्यादा आ जाने के कारण नदी का पानी जो बाढ़ के शक्ल में, बाढ़ के रूप में आता है, उसके साथ ये आ जाता है और इस तरह से ये जलोढ़ मिट्टी कहलाता है या खादर कहलाता है। प्राचीन जलोढ़ यानी बांगर। प्राचीन जलोढ़ यानी बांगर ये प्रकृति के कारण कम उर्वर और लवणता और क्षारीयता अधिक होती है इस मिट्टी में। बाढ़ का पानी जहाँ कभी कभी जाता है वहाँ के जो मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं। इसका रंग होता है गहरा पीला। तीसरा है भावर। विस्तार इसका शिवालिक का गिरिदीय क्षेत्र है। खनिज तत्व की प्रचुरता है नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ। भावर में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कम मात्रा में है फास्फेट, कम मात्रा में पाया जाता है। दोमट मिट्टी में कण की प्रतिशत 40% बालू, 20% खाद या सिल्ट, 40% मृत्तिका होती है। दोमट मिट्टी में ये सब होती है। दोमट मिट्टी में नोट में देख लेते हैं। सबसे कम जल धारण क्षमता होती है बलुई मिट्टी में। भारत में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की यानी कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी, बात बराबर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी।
भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा यानी लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। नंबर 4 में आ जाते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का विस्तार 8.7 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का 26.8% में ये फैला है लाल मिट्टी। निर्माण रवेदार कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है। ठीक है, खनिज तत्व की प्रचुरता सिलिका आयरन। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कम मात्रा में पाए जाते हैं चूना, मैग्नीशियम, पोटास, ह्यूमस। लाल मिट्टी में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं ये, और ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये। ठीक है, इसका रंग लाल है फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसका विस्तार क्षेत्र है पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार लाल मिट्टी का क्षेत्र है, विस्तार है वहाँ। मरुस्थलीय मिट्टी विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र यानी गुजरात, कच्छ। सौराष्ट्र यानी गुजरात में, कच्छ यानी गुजरात में, दक्षिण पंजाब में मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार है। हाँ, जैव पदार्थ नाइट्रोजन की कमी, विकास शुष्क, इसका विकास शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु दशाओं में से होता है। नोट, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढलानों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, दलहन की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में होती है कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम। करेवास मृत्तिका जो जाफरान यानी केसर के स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है। कश्मीरी हिमालय मिट्टी में केसर का उत्पाद होता है। केसर के उत्पाद के लिए हिमालय मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान होना आवश्यक है। 6.0 से 7.0 के मध्य। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चूने का। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय मिट्टी। चाय बागानों में अम्लीय मिट्टी होता है, जिस अम्लीय मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। क्षारीय मृदा यानी क्षारीय मिट्टी, इसका पीएच मान अधिक होता है। विस्तार क्षेत्र इसका है दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षारीय मिट्टी है। यानी पंजाब के दक्षिणी भाग, हरियाणा के दक्षिणी भाग और राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्षारीय मृदा पाए जाते हैं। इसका विस्तार है शुष्क अर्ध शुष्क। तो क्षारीय मृदा, इसका पीएच मान अधिक होता है। विस्तार क्षेत्र इसका है दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि। यानी ये पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, यानी
पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र में, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र में और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में क्षारीय मृदा पाया जाता है, क्षारीय मिट्टी पाया जाता है। तेजाबी या अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा को तेजाबी मृदा भी कहता है। इसका निर्माण प्रकृति के द्वारा अवसाद से होता है। विकास भू आकृति, नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। ठीक है, मृदा अपरदन एवं सुधार। अब देखते हैं हम लोग मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन एवं सुधार। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। जल से या वायु से या पवन से या किसी और तरीके से मिट्टी के ऊपरी आवरण का क्रमिक कटाव यानी कटते रहना तथा स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह मृदा का जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के मुख्य कारक है निर्वनीकरण। मृदा अपरदन के मुख्य कारक है निर्वनीकरण, झूम कृषि, अंधाधुंध खनन, अधिक पशुधारण, वैज्ञानिक कृषि पद्धति, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति आदि। यानी निर्वनीकरण, झूम कृषि, अंधाधुंध खनन, अधिक पशुपालन करने से अधिक पशुपालन करने से मृदा अपरदन होगा। कैसे होगा? अधिक पशु रहेगा तो पशु पेड़ पौधे को खा जाएगा। पेड़ पौधे को जब खा जाएगा तो मृदा में मिट्टी दिखाई देने लगेगा, तो उसमें अपरदन होना आसान हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह हवा के जरिए या जल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगेगा। ठीक है, मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वर्ल्ड में। अगर देखा जाए मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है भारत में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल एवं यमुना नदी की उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय नीलगिरी द्वीपीय क्षेत्र, महाराष्ट्र में काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा में राजस्थान और गुजरात में शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया का क्रमिक अनुक्रम आसफल यानी मृदा अपरदन का एक किस्म है ये आसफल बूंद घात। इसमें होता है कि वर्षा की बूंद का मृदा की ऊपर परतों पर पड़ाड़ से मृदा के कणों का पृथक होना। मृदा पर यानी मिट्टी पर वर्षा का बूंद गिरता है और उसको बहा के ले जाता है, तो इसको आसफल बूंद घात अपरदन कहते हैं। दूसरा है परत अपरदन। दूसरा है परत अपरदन, मिट्टी का जल के साथ बहना। मिट्टी के ऊपर मृदा के ऊपर जल आया और जल मिट्टी को बहा के ले गया, तो इसे परत अपरदन कहते हैं। तीसरा है रील अपरदन, मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना। ठीक है, मिट्टी में पानी गिरने के बाद पानी बह के एक नाली बन गया, उस नाली से होके अब मिट्टी का अपरदन होते रहा है, तो इस तरह से का अपरदन को रील अपरदन कहते हैं। चौथा है अवनालिका अपरदन,
रील अपर्दन की नालियों का बड़ा हो जाना अवनालिका अपर्दन है। जब रील अपर्दन होना शुरू हुआ तो उसमें बहते बहते मिट्टी का अपर्दन होते होते मिट्टी का मतलब बहाना जारी रहते हुए बड़ा हो जाएगा वो गड्ढा, वो नाली, वो गहरी नाली और ज़्यादा गहरी हो गया तो उसको अवनालिका अपर्दन कहेंगे। पांचवा है धारा चैनल अपर्दन। जल का एक मोटी धारा के रूप में प्रभावित होना, यानी जल एक मोटी धारा के रूप में, यानी बहुत ज़्यादा जल एक साथ आगे बढ़ते हुए मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाए, तो इस तरह से अपर्दन को धारा चैनल अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा चैनल अपर्दन कहते हैं। नोट: भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो गड्ढा के निर्माण के कारण बना है अवनालिका अपर्दन से। भारत में अवनालिका अपर्दन से चंबल घाटी में खो गड्ढा बन गया है एक। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है उन्मूलन से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है उन्मूलन से। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है वृक्षारोपण से, यानी वन रोप कर, नहीं पौधा लगाकर, पेड़ लगाकर मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। मिट्टी की क्षारता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता के कारण होती है। मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता। लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य में जो मृदा पाया जाता है उसमें लवण की अधिकता ज़्यादा होती है। ठीक है, लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है गुजरात। गुजरात की मृदा में लवणता यानी नमक की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।